नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जो आपका कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है 40 वीडियो की सीरीज, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जो भी बिहार के एग्जाम है आपको देना है, तो ये सीरीज को आप फॉलो कीजिए। देखिए, जो लो लेवल की क्वेश्चन है वो तो आपको आता ही है, वैसा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन रख के जो एक्स्ट्रा फैक्ट होती है, ऐसे ऐसे आपको फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में सीधे दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पास्ट में जितने भी हमने सीरीज चलाया है सभी तो अब तक सफल रहा, आशा करते हैं कि ये सीरीज भी काफी सफल रहेगी। तो वीडियो को पूरा ही देखा कीजिए ताकि आपको पूरा फायदा मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित अगर आप पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये जो आप मोबाइल नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर डायरेक्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर का आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ से संबंधित जानकारी बीएसएससी लिखिएगा, आपको दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किस पवित्र बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी? देखिए, बौद्ध जो संगति होती है 4 होती है मेजर, वैसा 5वां भी माना गया है लेकिन 4 मेजर होते हैं। ठीक है, इस 4 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो थर्ड बौद्ध संगति के दौरान जो है आपका अधिम पिटक नामक जो है बौद्ध ग्रंथ की रचना मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्रंथ के जो रचना है उनका श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप बताएंगे मोगली पुत्र तिस्स, इस प्रकार से नाम है ना। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे हुआ था, तो पाटलिपुत्रा के अंदर हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था, तो मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जानते हैं गलती कर देते हैं। जब आपको बौद्ध संगति पूछा जाता है तो शासन काल में शासक अलग होते हैं, लेकिन उसकी जो अगुवाई है, अध्यक्षता है, वो अलग पर्सन के द्वारा किया गया होता है। तो अध्यक्ष अलग और शासन अवधि के दौरान की जो है आंसर अलग हो जाता है। तो अशोक के शासन काल में मोगली पुत्र तिस्स जो है इसकी अध्यक्षता संभाले थे, यानी थर्ड वाले आपका जो बैठक हुआ था बौद्ध धर्म के, है ना। और कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसी में कौन सी ग्रंथ लिखी गई, अधिम पिटक। ठीक है भाई। इसके अलावा आप जानते हैं ना कि त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में है, तो उसी में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक। तो अधिम पिटक की रचना जो है थर्ड वाले आपके जो बैठक है उसमें हुआ था। अब आपके सामने ये चारों बैठक हैं, जो मेजर बैठक हुआ बौद्ध धर्म के ऊपर, तो आप देख लीजिए किसके किसके काल में और कब कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगीर के अंदर हुआ था। राजगीर को हम राजगिरी ब्रिज या राजगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, राजगिरी भी कहिए या फिर गिरी ब्रिज भी इसे ही कहते हैं, राजगीर को। इसमें प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अजात शत्रु उस समय के शासक थे। अजात शत्रु किस वंश के हैं, तो हर्यक वंश के हैं और ये बिंबिसार के पुत्र थे। अजात शत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर दिया था बिंबिसार के, इसीलिए हर्यक वंश को इतिहास में पितृ हत्यारा वंश या पितृहंता वंश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये आपका महाकश्यप अध्यक्षता संभाले थे, 483 बीसी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था, है ना। और इसके अध्यक्ष सवाकामी थे और 100 साल बाद हुआ था, यानी 383 बीसी में हुआ था। पहला 483 बीसी, दूसरा 383 बीसी, 100 साल की गैप है। ठीक है, तीसरा के बारे में अभी पूरी जानकारी ले ही लिया हमने। मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता थे, अशोक के समय हुआ था, इसी में जो है आपका अधिम पिटक नामक ग्रंथ लिखा गया था। चौथा जो होता है ये कुंडलवन कश्मीर में होता है, कनिष्क के समय में होता है और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष, आपको दोनों देखने को मिल सकता है। तो दोनों में से कोई भी आपका रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म कहां पर होता है, तो लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी, ये लुम्बिनी एक गांव का नाम है जो कहां पर है, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। ये भी कई दफा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका मृत्यु कहां पर होता है, कुशीनगर में होता है। ये कुशीनगर पहले कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। आज भी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नाम हो गया है, लेकिन आजकल, है ना, पहले कुशीनारा भी इसे कहते थे। ठीक है, और ये जो है मल्लों के संरक्षण वाला जो है स्थान था। मल्ल जनपद, महाजनपद जो 16 हुआ करता था, इसमें एक मल्ल जनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी ही कुशीनगर या कुशीनारा था। वहीं पर महात्मा बुद्ध की जो है अंतिम समय अपना जो है व्यतीत किए थे, यानी मृत्यु हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम समय किसके संरक्षण में गुजारा
गुजारे, तो आप बताएंगे भैया मल्लों के संरक्षण में गुजारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख 3 घटना, एक तो महाभिनिष्क्रमण है, एक आपका महापरिनिर्वाण है और एक धर्म चक्र प्रवर्तन है। ठीक है, ये आपका 3 प्रमुख घटना है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इन तीनों के अपने अलग अलग महत्व हैं। जैसे महाभिनिष्क्रमण को क्या कहते हैं, जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिया था तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। जब ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिए थे तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है भाई। इसके अलावा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, बोध गया के अंदर हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर ही दिया, तो सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में ये VVI रहता है सभी आप जानते हैं, तो ये पाली भाषा में है। और महावीर जो दिया था उपदेश, ये प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जैन धर्म के उपदेश दिए थे। तो दोनों एक ही जगह याद कर लीजिएगा। इसके अलावा सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे महात्मा बुद्ध, तो श्रावस्ती, और ये श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था उस समय। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुद्ध धर्म में जो प्रचलित है आपका स्तूप है ना, मठ है, इस सब के बारे में तो जानते ही है ना। मठ मतलब जैसे अपन मंदिर जाते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है। जैसे केसरिया मठ बिहार, आप बिहार की एग्जाम दे रहे हैं, केसरिया मठ बिहार में है ना। इसके अलावा रूमटेक मठ है, ताबो मठ है, लहासा मठ है, बहुत सारे मठ है। स्तूप की बात करेंगे, केसरिया स्तूप है, माफ कीजिएगा, है ना। एक धामे का स्तूप भी है, धामे का स्तूप उत्तर प्रदेश के अंदर है ना। बहुत सारे स्तूप के बारे में मैं परिभाषा बता ही दिया था कि क्या होती है, जो बौद्ध धर्म के सार्वजनिक हित या फिर विशेष महत्व के चीज होते हैं, जो उनके संरक्षण करके रखे जाने की जो स्थान होते हैं, उसे हम स्तूप कहते हैं। और उस स्तूप के ऊपरी भाग को हम हर्निका या छत्र कहते हैं। ये बात भी हमने आपको बता रखा था। आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म के जो है गुरु, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलर कलाम बताइएगा। बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक हो जाएगा। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो ये सब कुछ बुद्ध धर्म से लगभग या इससे ज्यादा बुद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन नहीं आती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए, बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, ये जो कुछ एक संस्था है, नाटो हो गया, है ना। ये सब जो कुछ एक संस्था है, इनके सदस्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको तो होनी चाहिए। क्वाड हो गया, है ना। तो ये जो है बिम्स्टेक की सदस्य नहीं है, पूछ रहा है, तो मालदीव ऐसा देश नहीं है जो बिम्स्टेक में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपके पास बिम्स्टेक में जो है ये आपका 7 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका तथा भारत के जो आपका पूर्वी ईस्ट है ना, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र के देश हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, तो ये 2 देश हैं। और 5 इनके साथ वाला देश है। तो 5 और 2 7 कंट्री जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1997 में हुआ था आपका बिम्स्टेक की स्थापना। ठीक है, इसके अलावा सार्क की फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, एग्जामिनर डिमांड करता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। इसमें 8 देश से है ना। सबसे बाद में कौन सा देश ऐड हुआ, तो आप बताएंगे कि अफगानिस्तान जो है, आज अफगानिस्तान का मैच भी है मेरे ख्याल में, तो सबसे बाद में जो है अफगानिस्तान ऐड हुआ था सार्क देश के अंदर। ध्यान रखेंगे, इसमें 8 कंट्री कौन कौन से हैं, भारत है अपना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, सार्क की स्थापना की बात करेंगे 1985 में होता है। मैंने आपको इसको एक अवार्ड के साथ रिलेट करके याद रखने को बताया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है, कल मैंने दिल्ली पुलिस वाले क्लास में बताया था कि 2022 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 7 जन को दिया गया था, 4 रेगुलर श्रेणी और 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली श्रेणी। तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, इसकी स्थापना 1985 में ही करी गई थी, जिस साल सार्क की स्थापना करी गई थी। ऐसे रिलेट करके आप पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। ये मैं आजमाया हुआ अपना जो है, मैं प्रैक्टिकली इसे जीता हूं, आप भी एक बार करके देखिए। आसियान जो है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, फिर ई से होता है ईस्ट, है ना, ए से एशियन और फिर नेशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है आसियान का। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। वर्तमान में कुल 11 देश हैं। पहले 10 देश हुआ करता था, लेकिन जो है पूर्वी तिमोर को मान्यता दे दी गई है। तो ये जो है आपका 11 देश हो गया है आसियान में। ध्यान रखेंगे, आसियान की बात करेंगे कि किधर का देश होगा, तो नाम से स्पष्ट है कि भारत के लिहाज में, भारत में पढ़ते
हैं। तो इस हिसाब से जो है ये एशिया का, चूंकि हमारा भारत देखिए आपको कहाँ पे आएगा, इस नक्शा में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये हमारा भारत है ना। ये जो आपका चंपई कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है हमारा भारत का है। इसके एवज में ये दक्षिण पूर्व में मतलब इधर वाली जो भी कंट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आसियान के सदस्य देश हैं। इसमें आपका थाईलैंड, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस ये सब जो है आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न, अच्छा एक और पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपको करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन तो रख ही लीजिए कि आने वाले एग्जाम में ये रेडी है, तैयार है ना। मैं भी हूँ रेडी तैयार वाला गीत आपने सुना होगा ना, कब से, मिस कॉल वाला गीत है ना। तो ये 2023 में G20 का 21वां सदस्य, 21वां माफ कीजिएगा 21, तो ये अफ्रीकी यूनियन को दिया गया है, अफ्रीकी यूनियन है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा G20 का जो मेन वाली बैठक हुआ था ये भारत के दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखेंगे। वैसे G20 के अलग अलग मंत्री के, जैसे विदेश मंत्री के है ना, इसके अलावा कई सारे शेरपा के, तो ये सब जो है अलग अलग जगह पे हुआ था। लेकिन जो आपका G20 के ओवरऑल वाली बैठक है वो दिल्ली आंसर लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे जो है कोशिका के स्थित कोशिकांग तथा उनके प्रचलित नाम के साथ मिलान कीजिए। जो कोशिका के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसे कोशिकांग कह देते हैं, तो इनके जो है अलग अलग और किस नाम से जानते हैं, ऐसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है। अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है यहाँ से। कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, तो प्लास्टिड की कहते हैं, प्लास्टिड क्लोरोफिल वगैरह आप समझ सकते हैं साधारण भाषा में। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। कोशिका का पुलिसमैन गोल्जी बॉडी को कहते हैं, या फिर कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी इसे ही कहते हैं, ट्रॉफिक पुलिस भी इसे ही कहते हैं, जो भी कहिए तीनों चीज इसी को कहिए। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है भाई। तो ये चारों चीज कोशिका का है। एक और फेमस चीज है, एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम को कोशिका का बम भी कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। एक आपका राइबोसोम है, इसी प्रकार से राइबोसोम को जो है कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये कुछ एक बातें जो है आपको ध्यान रखना है कोशिका के मतलब संदर्भ में, है ना। आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, मैंने आपको श्वसन तंत्र से पहले ही समझा चुका है कि जब आप सांस लेते हैं तो वहां पे जो है फेफड़ा के अंदर है ना ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, और इससे मतलब आगे की प्रक्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया का एक रोल होता है ना। और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन, कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उस पेज में माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है ये क्या है कि प्रोटीन को संश्लेषित कर एटीपी का निर्माण करता है। और डायरेक्ट आपसे एटीपी का भी जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है, डीएनए का भी पूछता है, आरएनए का भी पूछता है। चूंकि बिहार में आप साइंस ज्यादा देखेंगे इस वाले एग्जाम में, और साइंस काफी हाई लेवल के नहीं आते हैं, साइंस जो है मिडिल लेवल के ही आते हैं। जो आप लोग साइंस के टच में रहेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको ट्री नहीं ट्राई लिखिएगा, ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का निर्माण। तो इसी एटीपी का निर्माण करने के हेतु जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके अलावा कोशिका की खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने भी किए थे, ल्यूवेनहॉक ने भी किए थे। ये सिर्फ कोशिका का खोज कर दिया, जिंदा मरा कुछ नहीं देखा, ये सिर्फ कोशिका का नाम दिया या फिर खोज किया पहली बार, है ना। लेकिन अगर आपको स्पेशली पूछे कि लाइव सेल की खोज किसने किया या फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक नाम देंगे, है ना। इन दोनों की ईस्वी पूछते हैं, 1665 में रॉबर्ट हुक का नाम आता है, 1674 में जो है आपका 1665 में रॉबर्ट हुक का, 1674 में ल्यूवेनहॉक का, ठीक है भाई। इसके अलावा कोशिका विभाजन की संकल्पना रूडोल्फ बिचराउ ने दिया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। कोशिकीय सिद्धांत का वर्णन जो है स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। कोशिका विभाजन तो आप समझते ही हैं। इसके अलावा जो कोशिका को क्षति जैसे चोट वगैरह लग गया तो जो इंटरनल सेल की डैमेज हो गए उसकी जो मतलब भरपाई होती है उसे ही सेल डिवीजन कहते हैं देहाती भाषा में, है ना। आपको ऐसा ना लगता हो कि सेल टूटता होगा, डिवीजन मतलब अलग होता होगा, विभाजित होगा, ऐसा नहीं। कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब तो एसएससी कोशिका नाम से गीत भी निकालेंगे कुछ दिन के बाद। इतने क्वेश्चन पूछे पास्ट में कोशिका से हाल फिलहाल में कि पूछो ही मत। इसके अलावा कोशिका से मिलकर जो है बहुत सारे कोशिका से मिलकर एक अंग बने होते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। इसके अलावा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है ना। और एक इसी से मिलता जुलता आपका जो है अध्ययन साइनोलॉजी है। मैं दोनों को बार ही बार बताता हूँ कि भाई कंफ्यूजन ना आप हो जाओ। साइनो हिंदी में और लॉजी अंग्रेजी में। साइनोलॉजी जो है ये कुत्ता का अध्ययन है ना,
कुत्ता का अध्ययन, डॉग्स का अध्ययन। इसके अलावा अविभाजित बिहार के रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? देखिए कल एक बच्चा ने कमेंट किया था कि जो टिस्को है इसकी स्थापना जो है आपका 1907 में हुआ है। भाई मौखिक रूप से थोड़ा बहुत सुन लिया कीजिए, है ना। 1907 अगर आप माइक वाले जो कीबोर्ड है उसमें अगर आप बोलेंगे तो 1960 लिखा जाता है। आप एक बार बोल के देखिएगा अपने माइक में, है ना। तो ये जो है हो जाती है, लेकिन मैंने वहां पे मौखिक रूप से करेक्शन करवा दिया था भाई कि टिस्को की स्थापना 1907 में होती है ना, जमशेदपुर के अंदर। और एक बार नहीं हजारों बार आया है, तो करेक्शन कर लीजिएगा भैया, है ना। तो अविभाजित बिहार के रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुआ था, है ना। अविभाजित बिहार कहने का मतलब है कि उस समय रांची बिहार में ही हुआ करता था। रांची तो 2000 के बाद ना झारखंड का हिस्सा बना, है ना। और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। तो ये कुछ पेचीदा चीजें जरूर ध्यान रखेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। इसके अलावा बिहार में मौलाना मजरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। तो ये बात भी VVI करके रखेंगे, क्योंकि जब आप जानते हैं जब रिटायरमेंट लिए थे बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अपनी जो है अंतिम मतलब रेस्ट वाला रिटायरमेंट वाली जो लाइफ है यहीं पे गुजारे थे सदाकत आश्रम में, तो इसलिए भी पॉपुलर है ना। और इसकी स्थापना मजरुल हक ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। देखिए स्वामी सहजानंद के द्वारा ऑल इंडिया किसान सभा की भी गठन की गई है और बिहार में 1929 में की गई, और ऑल इंडिया किसान सभा की गठन की गई थी आपकी 1936 में, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था स्वामी सहजानंद और NG रंगा के द्वारा। लेकिन बिहार में 1929 में, तो जब बिहार में पूछ दे तो 1936 से नहीं लगा देना है। इसके अलावा बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है भाई? तो ये आपका 1975 में बना था उर्दू, और ये जगन्नाथ मिश्रा साहब जो है दूसरे राजभाषा की दर्जा इनको दिया था, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए, है ना, क्योंकि नैया पार लगाना है भाई। इसके अलावा 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी आपका बिहार के अंदर। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण तथा प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए टेस्ट जरूर लगाएं कोई भी ऑनलाइन मोड से, क्योंकि ऑफलाइन मोड आप लगाएंगे तो आपके जो मतलब लेटेस्ट क्वालिटी है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो ऑनलाइन मोड से एक टेस्ट जरूर लगाएं, बिहार की एग्जाम आप देने जा रहे हैं। इसके अलावा किस प्रकार, अगर आप पटना वगैरह में रहते हैं तो फिर तो आप हमसे 5 गुना चतुर हैं, क्योंकि वहां पे इतने सारे आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे पटना वगैरह में कि कहने की बात नहीं। जो बच्चे दूर दराज या फिर घर से पढ़ते हैं उनके लिए बता रहे हैं। जिस प्रकार की वस्तु में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, किस प्रकार की वस्तु में उपभोक्ता की जब आय इनकम बढ़ता है तो वस्तु के आय में वृद्धि होते ही गिरावट आती है मांग में, है ना। देखिए जो मांग का नियम है ये उल्टा है, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर करके लिखूंगा, ये मैं समझाता हूं। जैसे आपका मांग का नियम होता है, जैसे आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, आय मान लीजिए आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप सामान भी ज्यादा खरीदते हो, है ना। तो ये मांग का नियम नहीं कहता है, ये सीधा सीधा हमें सोचने के लिए। मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की मूल्य बढ़ जाती है तो इसकी खपत जो है घटती है या फिर मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की जो है कीमत घट जाती है तो इसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। ये है मांग का नियम, ठीक है। लेकिन यहाँ मांग के नियम से विपरीत किस वस्तु पर जो है आपका नियम लागू होता है ना। तो निम्न स्तरीय वस्तु जो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होते ही इसकी मांग में गिरावट आती है ना। तो ये जो मैं पहले वाला मांग के नियम से पहले बताया कि भाई पैसा ज्यादा रहेगा तो आप अच्छा चीज खरीदोगे ना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और 40 रुपया 50 रुपये दोनों जो है बैगन बिक रहा है, तो आपको लगेगा यार 50 रुपया वाला में ज्यादा अच्छा होगा, 50 रुपया ले लो, है ना। तो उस समय जो है निम्न स्तरीय वस्तु की वैल्यू घट जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। लेकिन जो मैं दूसरा चीज बताया कि भाई ये जो मांग के नियम के उल्टा काम करता है, ये कौन सा वस्तु जो है आपका काम करता है, तो गिफन वस्तु। गिफन वस्तु जो है, गिफिन वस्तु एक वस्तु होता है, आपसे पूछा जाता है कि गिफिन वस्तु पे मांग का नियम अप्लाई होता है कि नहीं, तो नहीं, इस पे विपरीत मांग का नियम काम करता है। गिफिन वस्तु क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए कि मांग की नियम गिफिन वस्तु पर लागू नहीं होती है। गिफिन वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पे बढ़ती है और कीमत घटने पे घटती है। लेकिन मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पे वस्तु की डिमांड घटेगी और कीमत घटने पे वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन गिफिन वस्तु में इस चीज का विपरीत होता है। इसे VVI करके समझ के रखेंगे, थोड़ा 2 सेकंड रुक के समझिए, ये लाइन को पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा इसका नियम कौन दिया था, तो रॉबर्ट गिफन नाम दिया था, ठीक है। मांग का नियम मैंने समझा चुका मौखिक रूप से कि भाई किसी चीज की अगर कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड
कीमत बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इसके अलावा ग्रेसम का नियम क्या कहता है कि जब मतलब मान लीजिए कि प्रचलन में एक गुड करेंसी पहले से चल रहा है और बैड करेंसी, ग्रेसम का नियम कहता है कि बैड करेंसी का अगर एंट्री दे दिया जाए तो इस गुड करेंसी को ढकेल देता है, प्रचलन से बाहर निकाल देता है, यानी अच्छी मुद्रा को खराब मुद्रा प्रचलन से बाहर निकाल देता है। ठीक है भाई। इसके अलावा माल्थस ने जो है अर्थव्यवस्था पे कैसा नियम प्रतिपादित किए थे, तो आप कहोगे जनसंख्या को रिलेट करके प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के सिद्धांत जो है माल्थस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा कि भाई जो स्रोत है ये तो समान अनुपात में बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या जो है तीव्रतम अनुपात में, गुणित अनुपात में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रक्त में लवण को संतुलित बनाए रखने हेतु किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। देखिए रक्त में लवण, शर्करा, ये सबको बैलेंस करना, लवण मतलब नमक समझ लीजिएगा, नमकीन टाइप से, ठीक है। तो लवण जो है ये एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन है ये रक्त में आपको लवण को बैलेंस करने का काम करता है ना। एड्रेनलिन को लरो हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा इस हार्मोन की कमी से एडिशन नामक रोग होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा आपका जो है एड्रेनलिन निकलती है ना, और इसके कमी से एडिशन रोग होता है। ये शरीर में जो है लवण को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा मानव शरीर में लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन लिख लीजिएगा यहाँ पे, नर लैंगिक हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। दोनों तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे और इसे VVI करके रखेंगे, और साइंस में एक क्वेश्चन ये फिक्स करके रखेंगे आपके बिहार SSC के लिए, है ना, कि मादा हार्मोन कौन सा है निम्नलिखित में से। इसमें से आपको जो है हमेशा प्रोजेस्टेरोन आपके ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, तो नर लैंगिक हार्मोन कौन से हो गए, टेस्टोस्टेरोन, और मादा वाला आपका कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। इसके अलावा मानव में शर्करा को बैलेंस करने के लिए भी हार्मोन है, कौन सा है, इंसुलिन है। और इंसुलिन कहां से निकलती है, अग्नाशय से। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन किए थे, तो बेंटिंग एवं बेस्टा के द्वारा किया गया था। बेंटिंग प्लस बेस्टा के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज करी गई थी। ठीक है। इसके अलावा जो आपका अग्नाशय है ये मिश्रित ग्लैंड है। मिश्रित ग्लैंड कहने का मतलब अंतःस्रावी और बहुस्रावी दोनों का काम करते हैं, है ना, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ना। देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सबसे पहले किस चीज से जुड़े हुए थे, हरिप्रसाद चौरसिया साहब तो बांसुरी जो है आपका प्ले करते थे, बांसुरी में महारत हासिल थे इनको, हरिप्रसाद चौरसिया को, है ना। तो इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 के पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रभा अत्रे को। प्रभा अत्रे पिछले साल आपने इनका नाम और भी सुना होगा, जब भारत के तरफ से जो है, भारत सरकार के तरफ से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 4 आदमी में एक आदमी प्रभा अत्रे भी थे, और उसको मैंने आपको ट्रिक में याद करवाया था। प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। एक कल्याण जी थे, एक बिपिन रावत थे, राधे श्याम थे और प्रभु थे। ठीक है। तो ये 4 आदमी को दिया गया था पिछले साल, है ना, पद्म विभूषण प्रभा अत्रे को, और इस साल का जो है हरिप्रसाद चौरसिया 2023 वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया है। कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं, ध्यान रखेंगे, कालिदास सम्मान कौन देते हैं, मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं। साथ ही साथ आपका तानसेन सम्मान जो अकबर के दरबारी हुआ करता था, तानसेन, है ना, जिनका ओरिजिनल नाम भी आपसे पूछता है छोटे छोटे एग्जाम में, तो रामतनु पांडे नाम था आपका जो है किनका, तानसेन का। ये संगीतज्ञ थे, ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे, है ना। इनकी जो आपका पुरस्कार है इनके नाम पे, ये भी मध्य प्रदेश के सरकार ही देते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कालिदास सम्मान की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लेटेस्ट वाला मिला है ये पंडित M वेंकटेश को मिला है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के धुरंधर रहे हैं। इनके अलावा सबसे लेटेस्ट वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित होने वाली जो घोषणा हो गई है, ये आपको वहीदा रहमान जी को दिया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था। 1969 में 3-4 चीज बता देते हैं। चंद्रमा पे मानव चला गया था, नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पे कदम रखे थे। इसरो की स्थापना भी हो गई थी 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो गया था, और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार
पुरस्कार भी शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखेंगे। निकोटोमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? निकोटिनामेड, है ना, इस प्रकार से नाम है। तो इसे विटामिन B3 को निकोटानिमेड भी कहते हैं या फिर नियासिन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम इसी का है आपका, किसका? विटामिन B3 का। इसके कमी से कौन सी रोग होती है? पेलेग्रा नामक रोग होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन हैं, तो ये 8 विटामिन का एक ग्रुप है जिसे हम कंबाइंड रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? हम थायमीन कहते हैं। इसके कमी से बेरी रोग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन आपके शरीर में ऊर्जा या एनर्जी नहीं देती है। ये आंतरिक जो है क्रिया है, उपापचयन प्रक्रम वगैरह है, इंटरनल जो मतलब वर्क है शरीर के, उसके लिए आवश्यक होती है विटामिन। ठीक है भाई, लेकिन ऊर्जा नहीं देती। इसके अलावा विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये आपको पूछा जाता है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन 2 है, एक के छोड़ो 2, तो B और C है। बाद बाकी जो भी विटामिन है वो आपको जो है फैट सोलुबल है, AED के, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन A के कमी के कारण आंख की रोग होती है, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, मोतियाबिंद, ये सब जो है ना, आंख की रोग आपके विटामिन A के कमी के कारण होगा। विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन C के कमी के कारण त्वचा संबंधी रोग होती है, स्कर्वी भी होती है, ये मसूड़ा संबंधी रोग है, मुंह से जो है आपके मसूड़ों से खून आने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन D के कमी के कारण जो है हड्डी संबंधी रोग होती है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया 2 प्रचलित रोग हैं, जिसमें हड्डी जो है सामान्य ग्रोथ से नीचे रह जाती है और टेढ़े मेढ़े आकार धारण कर लेती है। विटामिन A के कमी के कारण यहाँ पे E लिखिएगा। विटामिन E के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन K के कमी के कारण रक्त की थक्का नहीं जमती है। दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और ये PDF संबंधी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ले सकते हैं, और पास्ट वाला 57 भी ले सकते हैं। बहुत ही आपके जो है किफ़ायती दर पे 50-60 रुपया खर्च करके, और खाली यही लेंगे तो इसका दाम 35 रुपया मात्र रखा गया है, जिसमें आपको 40 PDF की सेट मिलेगी इस प्रकार की। मुझे नहीं लगता कि 1 रुपये से कम में कोई आपको इतने ज़्यादा अच्छा कंटेंट सहेज कर देंगे। ठीक है, और एक बार वीडियो देखने के बाद PDF देखिएगा, सारा स्पष्ट हो जाता है। 4 भाषा मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? देखिए, ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल है, और आप आज के बाद कभी भी नहीं भूलिएगा, ये भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची की खेल। सबसे पहले 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारत के जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको रखा गया है। और ये 8वीं अनुसूची में भाषा कैसे कैसे बढ़े, तो सबसे पहले 14 बढ़े, फिर 14 था, फिर 1 आया, फिर 3 आया, और फिर 4 आया। ऐसे आप जोड़ेंगे 4 3 7 1 8 और 14 टोटल हो जाएगा 22। अब ये जो ग्राफ मैंने लिखा है, समीकरण लिखा है, ये कहां से आया, तो 92वां संविधान संशोधन पहले इसका आंसर होता है, जिसके तहत आपको 4 भाषा, है ना, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जो है संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। अब हम आते हैं, बात कर लेते हैं, फिर हम आपको इसकी याद करने की ट्रिक बता देंगे, है ना। तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। इसमें ये 4 भाषा जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान निर्माण के समय कुल कितने भाषाओं को दर्जा प्राप्त था, तो आप बताएंगे 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था, है ना। इसके अलावा सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन नामक जो है संशोधन होती है, और इसके तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लिखा है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया। अब ये दोनों संविधान संशोधन को आप जोड़ लो, 21वां और 71, इन दोनों को जोड़ो, 1 1 2 और 7 2 9, 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 4 भाषा, जो इस क्वेश्चन का आधार भी है, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, इनको जोड़ा गया। तो कभी भी अगर आप संविधान संशोधन वाले में कंफ्यूज हो जाओ भाषा वाले में, तो पहला 21वां है, दूसरा आपका, है ना, 71वां है, और दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम वाला जो भाषा को दिया गया है दर्जा, तो 92वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। वर्तमान में 22 भाषा है ना। एक बात यहीं पे फिर से दोहरा दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषा में दिया जाता है, 22 प्लस अंग्रेजी और प्लस आपको जो है राजस्थानी। ठीक है, तो ये 24 भाषा है जिसमें जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इस बार का हिंदी वाला रिपीट कर दूं, बद्री नारायण को, और अंग्रेजी वाला अनुराधा राय को दिया गया है लेटेस्ट वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। नंद वंश से पहले मगध पर किस वंश के शासन था, तो शिशुनाग वंश का, है ना। मगध पर पूर्ण रूप से स्थापित हर्यक वंश को माना जाता है पहला। इससे पहले भी शासन किए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उतने परिपूर्ण नहीं थे जितने हर्यक वंश हुआ, इसीलिए इतिहास में हर्यक वंश को
वही मगध पे ओवरऑल पूर्ण रूप से जो है स्थापित वंश का दर्जा दिया गया है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसके पुत्र अभी मैंने अजातशत्रु पहले ही स्लाइड में बात कर लिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया था और फिर अजातशत्रु की भी हत्या उनके पिता कर दिया, उनके बेटा कर दिया था, है ना। इस प्रकार से इनके क्रम में इसके पूरे वंश में ही बाप को मार मार के जो है गद्दी पे बैठा, इसीलिए इस वंश का नाम ही पितृहंता वंश इतिहास में रखा गया, है ना। ये जो बिंबिसार है ये वेल एजुकेटेड राजा थे और इनके काल में सब कुछ परिपूर्ण था। इसके अलावा हर्यक वंश के बाद कौन से वंश आते हैं? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आते हैं, इसके बाद नंद वंश आते हैं, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। ये वंशों का क्रम है आपके कहाँ पे जो है आपका कहाँ पे वही मगध पे। इस प्रकार से सल्तनत पे भी वंश को याद रख लेंगे, गुलाम, है ना, खिलजी, है ना, तुगलक, सैयद और लोदी। इस प्रकार से आप सल्तनत पे भी वंश को याद रखिएगा, काम आता है अरेंज करने वाली क्वेश्चन में। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद 345 ईसा पूर्व में। और अंतिम शासक नंद वंश के धनानंद, ये अपने अभिमान के कारण ही हारा था, चाणक्य को निष्कासित किया था। आपने इसकी सीरीज भी देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है। इसके बाद ही जो है धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जो है करे थे। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं ये कौन रहे थे? तो बृहदत्त रहे थे प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और किसके सहयोग से हुआ था? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के सहयोग से जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध, ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है और मैं आज से नहीं, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं आपको बताता हूं और कई दफा आपके एग्जाम में देखने को मिले, है ना, कि ये VVI क्वेश्चन है कि ये जो है त्रिपक्षीय युद्ध किन 3 प्रमुख राजवंशों के बीच में हुआ था। तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। इन तीनों के जो है संस्थापक का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्गा है, दंती दुर्ग, है ना। प्रतिहार का गुज्जर, प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम और पाल का गोपाल। तो इस प्रकार से आप इन तीनों के संस्थापक नाम भी याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया देश को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इंडोनेशिया को प्राचीन काल में यवद्वीप कहा जाता था, यवद्वीप, है ना। यव जो है प्राचीन काल में जौ को भी कहा गया है। जौ है ना, जौ का जो रोटी बनते हैं, गेहूं जैसा फसल होता है, रबी की फसल में जौ आ जाएंगे, पूजा पाठ में भी इसके काफी अपना अहम रोल है ना। तो इसको हम यव भी कहते थे पहले, खैर यहां से मैं हट जाता हूं। यवद्वीप कहा जाता था आपको, किसको? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को विश्व में सबसे बड़ी द्वीप समूह वाला देश कहा गया है, ये आप भी जानते हैं। इंडोनेशिया जो है प्राकृतिक आपदा के लिए हमेशा रेडी रहने वाला भी देश है, ऐसा भी जो है आप देखते ही होंगे, इसमें कई सारे जो है भूकंप वगैरह आते रहते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में पड़ने वाली बोर्नियो द्वीप, हालांकि बोर्नियो द्वीप पूर्ण रूप से इंडोनेशिया में नहीं है, इसके कुछ पार्ट जो है आपके ब्रुनई और मलेशिया को भी साझा करता है। लेकिन इंडोनेशिया में अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना, तो ब्रुनई द्वीप ही मारिएगा। इसके ऑप्शन में सुमात्रा भी होता है, लेकिन नहीं मारिएगा अगर ब्रुनई है तो, क्योंकि ब्रुनई की क्षेत्रफल ज्यादा है, हालांकि एक से अधिक देशों के साथ मिलता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी जो द्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है। और डेनमार्क की राजधानी पूछता आपसे कोपेनहेगन है ना। इसके अलावा प्राचीन काल में म्यांमार को क्या कहा जाता था भैया? तो बर्मा। इसकी राजधानी नेपिता है, बर्मी भाषा बोली जाती है। भारत के जो है ये वाली पार्ट में यानी दक्षिण पूर्व पार्ट में जो है रहता है। बर्मा भारत से 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था, नहीं तो पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। पहले जो अंग्रेज किसी बड़े नेता को गिरफ्तार करते थे तो सीधे बर्मा के मंडेला ले जाते थे जेल में, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका को, है ना, जैसे आपने मुगल बादशाह जो अंतिम हुआ बहादुर शाह जफर, उनको भी 1857 में कैद करके यहीं ले गया था। इसके अलावा श्रीलंका को सिलोन कहते थे, ताइवान को फार्मोसा और थाईलैंड को सियाम के नाम से जानते थे। तो ये कुछ एक देश हैं जिनके प्राचीन नाम है, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा म्यांमार की राजधानी पे आते हैं, नेपिदा या नेपिदा कहते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्रीजवर्धनेपुरा कोट्टा या फिर कोलंबो पुराना, श्रीजवर्धनेपुरा कोट्टा जो है नया है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और थाईलैंड की राजधानी बैकांग है। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा क्योंकि राजधानी बिहार वाले एग्जाम में जरूर पूछा है, आज तक इतिहास गवा रहा है, राजधानी और मुद्रा ये दोनों अगर आपने कर लिया, मुझे किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 2 नंबर यहां से आपका फिक्स होता है। 2 नंबर नहीं भाई, 8 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय थे? देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें संघ सूची में 59 विषय को स्थान दिया गया था और राज्य सूची में 54 विषय को स्थान दिया गया था। बाद में जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी माफ कीजिएगा, जब हम संविधान बना रहे थे तो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का प्रावधान लिए।
दिए थे। ठीक है, तो ये दोनों सूची तो आपका भारत सरकार अधिनियम से ही आया। अगर आपसे मैं बार बार बताते आया हूं कि देखिए भारत के संविधान में बहुत सारे तथ्यों को अनेक सारे देशों से लिया गया है, लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 अगर आपके ऑप्शन में है तो सबसे ज्यादा संविधानिक, मान लीजिए कि स्कैन किया गया है, सबसे ज्यादा जो चीज है तथ्यों को यहीं से अपनाया गया है, हालांकि इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो उस समय जो 1935 अधिनियम हुए उसमें संघ में 59 विषय को तथा राज्य में 54 विषय को रखा गया था। बाद में संवर्ती सूची हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय को शामिल रखा गया है और राज्य सूची में 61 और सबसे कम आपका संवर्ती सूची जो है इसमें 52 विषय को रखा गया है। ठीक है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है ये आपका केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है, जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है साधारणतः जनरली राज्य के पास ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय कौन कानून बनाएगा, है ना, तो केंद्र की मदद ली जाएगी। जबकि संवर्ती सूची में दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों के मिली जुली मत से जो है कानून बनाई जाती है। संवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बता दिया। शिक्षा, वन तथा वन्य जीव संरक्षण ये तीनों को जो है 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में होता है इसके थ्रू जो है संवर्ती सूची में लाया गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये तीनों शब्द भी जोड़े गए, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया था। उस समय 10 प्रकार का, लेकिन आजकल 11 प्रकार के हैं और मौलिक कर्तव्य के बारे में विशेष बातें मैंने कल की क्लास में कर लिया था। अगला प्रश्न, एम्फीबोलाइट किसके रूपांतरण से बनी एक सेल का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान। एक नई चट्टान से जो है आपका रूपांतरित होकर एम्फीबोलाइट जो है चट्टान का नाम है बन जाता है। एम्फीबोलाइट ये बेसाल्ट चट्टान जो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं के रूपांतरण के फलस्वरूप बनती है। देखिए आग्नेय चट्टान में क्या क्या आएगा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट आएगा, तो जो बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित होता है तो ये एम्फीबोलाइट बन जाता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि आग्नेय चट्टान से एम्फीबोलाइट बनती है। अब आग्नेय चट्टान कैसे बनती है ये मैंने आपको बता रखा है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होती है तो जो मैग्मा लावा जम जाता है पृथ्वी पर आके तो ये चट्टानी रूप धारण कर लेता है, इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे हम प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं या फिर प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है भैया, इसके अलावा पेट्रोलियम, आपसे पूछा जाता है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में जो है पाए जाते हैं या फिर मिलेंगे, तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, इस सब में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। कायांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें तो संगमरमर, संगमरमर को आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, CaCO3 भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। शिस्ट है, निस है, क्वार्ट्ज है। इसके अलावा चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लिथोफाइट्स कहते हैं। इसके अलावा मौर्य प्रशासन के दौरान युक्ता किसे कहा जाता था, तो मौर्य प्रशासन के दौरान जो युक्ता है ये राजकोष के जो अधीक्षक हुआ करते थे उसे कहा जाता था। आपके सामने मौर्य प्रशासन की कुछ एक बात जो आपको ध्यान रखना है, मौर्य के बारे में बता ही दिया था, स्थापना वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो उनके अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या क्या नाम दिया गया है। और बिहार चाहे किसी भी स्टेट में ऐसे क्वेश्चन आपके धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। देखिए मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी में पन्न्याध्यक्ष यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष हुआ था, है ना। इसके अलावा सीता अध्यक्ष यह कृषि विभाग का अधिकारी था, सीता आपने कृषि से संबंधित आपने, है ना। इसके अलावा अक्षपट्टलीक इस प्रकार महालेखाकार होता था, है ना। इस प्रकार से पतना अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष हुआ करता था, तो इसे याद नहीं रखना है क्योंकि पतन आप जानते हैं कि पतन मतलब बंदरगाह ही होता है, पोर्ट होता है। इसके अलावा प्रांत, देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किए थे तो उस समय इनके 4 प्रांत हुआ करते थे, लेकिन आप जानते हैं कि जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में, जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, तो एक और आपका जो है राजधानी और प्रांत बन गया मौर्य काल के, तो 5 हो गए। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के काल में मौर्य प्रांत के कुल कितने राजधानी थे तो आप 5 बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि कलिंग को ऐड कर लीजिएगा। और अशोक के कलिंग विदित से पहले उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र पाटलिपुत्रा, अवंतीपथ उज्जैन। देखिए क्वेश्चन एसएससी ने हाल फिलहाल में ही पूछा है, ठीक है भाई, और मैंने बताया भी था। इसके अलावा पंचायत की शक्तियों का प्राधिकार का उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आर्टिकल 243 के 6 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 40 है इसमें आपको ग्राम पंचायत के गठन से जो है विवरण मिलेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत से संबंधित समिति जो है बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, सिंघवी समिति, ये सभी की सभी समितियां जो है ग्राम पंचायत पे आधारित है, ग्राम पंचायत के लिए जो है गठित किया गया था। और जो ग्राम पंचायत
पंचायत का स्थापना होता है इंडिया में 1959 में होता है, और उस समय जो है प्रधानमंत्री जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, है ना, तो ये जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इनके अलावा भारत में कुछ ऐसे राज्य जहां पे अभी भी पंचायती व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। ये कौन से राज्य हैं? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी जो है विशेष तौर पे जो है पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं करवाया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बन पड़े हैं, है ना। इसके अलावा पंचायत से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन हुआ तो ये 73वां हुआ, 1992 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। मैं फिर से बता रहा हूं। इसके अलावा जो आपका 74वां संविधान संशोधन है ये आपका नगर निगम पे लागू होती है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में रखे गए हैं, जबकि जो नगर निगम है या फिर आप नगर पालिका कहिए, है ना, तो इसे जो है आपका 9A में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा 9B भी है, तो इसमें जो है आपका सहकारी समिति को रखा गया है। पंचायत की चर्चा आपको 11वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा, जबकि जो नगर निगम की चर्चा है ये आपको 12वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। 11वीं अनुसूची में कितने मद या विषय को शामिल किए गए हैं? तो 29, जबकि जो आपका नगर पालिका से संबंधित है उसमें 18 विषय है 12वीं अनुसूची में। इस प्रकार से जरूर ध्यान रखें भाई, काम आएगा मेरे भाई। इसके अलावा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित गोल्डन बीच किस राज्य में स्थित है ना। देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं मौखिक रूप से कई दफा आपको समझा चुका हूं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो होता है, ऐसे समुद्री बीच जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसे एक जो है लाइसेंस दे दी जाती है कि भाई ये जो है पर्यावरण के अनुकूल है, तो इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये ओडिशा में है आपका गोल्डन बीच, है ना, गोल्डन कलर के देखते हैं, बहुत सारे लोग गए होंगे। इसके अलावा भारत में ब्लू फ्लैग के प्रमाणित समुद्री बीच शिवराजपुर गुजरात में है। ये आपके जो है जो CGL 3 बिहार SSC का एग्जाम हुआ था, जिस दिन का कैंसिल हो गया था उस दिन ये एग्जाम पूछा गया था। इसके अलावा राशिकुंडा कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। राशिकुंडा राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। पिछले साल 2 समुद्री बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया था, थुंडी और खिदमत। आपके सामने ये नक्शा है जो हमारे इंडिया में वर्तमान में 12 ब्लू फ्लैग एरिया वाला जो है आपका समुद्री बीच है। जैसे शिवराज बीच ये आपका गुजरात में है ना, गोंगिया बीच ये आपका दीव में है। इसके अलावा ये पदुचेरी बीच पदुचेरी में है, एक सेकंड, ये इसका नाम क्या भाई, कर्नाटक में है, पाबुदिगरी बीच, है ना। इसके अलावा आपका मैं जो गोल्डन बीच यहाँ पे जो प्रश्नों का आधार रखा है ये उड़ीसा के पास आ जाइएगा। तो उड़ीसा आपको कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा आपको इस साइड में मिलेगा, एक सेकेंड, उड़ीसा आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये आपका देखिए गोल्डन बीच है, ठीक है। अभी जो मैंने कहा राशिकुंडा बीच, ये राशिकुंडा बीच देखिए यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के अंदर। राधानगर बीच ये आपका अंडमान निकोबार में। इस प्रकार से 12 बीच है। अब इस 12 को आप कैसे याद रखेंगे? तो जो ब्लू फ्लैग है 12 और देश में केंद्र जो आपका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, ये भी 12 है। तो दोनों 12 ध्यान रख लीजिएगा। 12 महीना होते हैं, 12 राशि होते हैं भैया, बहुत सारे चीज 12 होते हैं, 12 जोड़ी पसली होते हैं शरीर के अंदर, है ना। तो ये 12 से जो है आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है? देखिए जीव को पहले कोशिका से बने होते हैं, कोशिका आपने पढ़ लिया। कोशिका के अंदर एक कोशीय और बहुकोशीय होते हैं। कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, कई हम लोग जो है बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो जो एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो जो एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है ये है आपका कवक। कवक जो है एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है। एक कोशीय जीव में आएंगे तो आपको अमीबा मिलेगा, है ना, पैरामीशियम मिलेगा, क्लेमिडोनास मिलेगा, जीवाणु मिलेगा। ये सभी जो है लगभग एक कोशीय जीव का उदाहरण है। ये जो जीवाणु है, ये जो कवक है, ये थैलोफाइटा समूह में आ जाते हैं, शैवाल भी आ जाते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं आते हैं। थोड़ा सा है अंदर और भी पढ़ने की जरूरत है ना। लेकिन यहाँ पे एक कोशीय में इसे जरूर रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोनास, जीवाणु और कवक को जो है बहुकोशीय में रखिएगा। स्तनधारी को भी बहुकोशीय में रखना पड़ेगा। स्तनधारी और पक्षी जो है ये दोनों समतापी प्राणी होते हैं। इसके ताप जो है कांस्टेंट होते हैं लगभग, मतलब वायुमंडल में बढ़ते हुए ठंडी गर्मी के अनुसार इसके टेम्परेचर बढ़ते घटते नहीं है, ठीक है। इसमें 4 चेंबर वाली हर्ट पाई जाती है जनरली पक्षी और आपका स्तनधारी में, यानी मेरे में भी 4 चेंबर वाला होगा, आप में भी होगा और कबूतर में भी होगा। इसके अलावा मत्स्य वर्ग और उभयचर, मत्स्य वर्ग मतलब मछली, उभयचर मतलब एम्फीबियन और सरीसृप, ये तीनों में अलग अलग हर्ट चेंबर पाए जाते हैं। जैसे मत्स्य वर्ग में आएंगे तो मछली में 2 चेंबर वाला जो है आपका हर्ट पाए जाते हैं। उभयचर में आप आएंगे और रेप्टेलिया में तो इनमें 3-3 चेंबर वाला हर्ट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है, रेप्टेलिया के अंदर जो मगरमच्छ होता है उसमें 4 चेंबर वाली हर्ट पाई जाती है। एक कॉकरोच है, इसके पास 13 चेंबर वाली हर्ट पाई जाती है। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा
बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो करमशाह। पागलपंथी आंदोलन बंगाल में कब हुआ था? 1813 में। एक अहोम विद्रोह का नाम आपने सुना होगा, ये 1828 में, है ना, असम में हुआ था। चूंकि अहोम जो है असम को ही कहते हैं, कामरूप भी असम को ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे, कामरूप, ठीक है। इसके अलावा जो अहोम विद्रोह हुआ था ये किसके बाद हुआ था? तो जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हो गया था तो उसके बाद आपके असम में अहोम विद्रोह हुआ था, और इसके नेता जो थे गोमधर कुंवर थे, गोमधर कुंवर। सन्यासी विद्रोह ये बंगाल आदि के क्षेत्र में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बिहार में भी हुआ था, लेकिन बंगाल ही नाम दिया जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे विस्तृत हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल आदि के क्षेत्र में, है ना, ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह बिहार के पूर्णिया में भी हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कूका आंदोलन, नेता राम सिंह और बालक सिंह रख लीजिएगा, ठीक है, राम सिंह और बालक सिंह, ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 में आपका कहां पे? केरला के अंदर हुआ था। तो ये कुछ एक विद्रोह जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा है कोरियोलिसिस, बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें क्या कहलाती है? तो ये भूविक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? भूविक्षेपी। देखिए कोरियोलिसिस बल जो है ये कोई नया बल नहीं होगा आपके लिए, कई बार आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हवाएं किस दिशा को फॉलो करती हैं, तो आप बताएंगे कि हवाएं जो है, पवन जो है, हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ गमन करती है। प्रकृति का भी यही नियम है कि पानी आप गिरा देंगे तो गड्ढा की तरफ ही सरकेगा, है ना, यानी दाब जिधर से फोर्स ज्यादा लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में ही चलेगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही हवा जो है गमन करता है, ठीक है भाई। इसके अलावा कोरियोलिसिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में जो है हवाएं दाईं ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में जनरली आप क्या समझते हैं? उल्टा होना चाहिए, दक्षिणी में दायां होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा करोगे तो दक्षिण दिशा में आपका दायां हाथ होगा। लेकिन ये कोरियोलिसिस बल के कारण जो है, कोरियोलिसिस बल के कारण यहाँ पवन की जो है बात उल्टा हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई दफा आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन किस ओर? तो आपने बाईं ओर कहना है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, है ना, उल्टा है। कौन से बल के कारण होता है? कोरियोलिसिस बल के कारण। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोरियोलिसिस बल का मान, जैसे आपने जी का मान वही बहुत बार पढ़ा होगा कि ध्रुव पे इतना, है ना, विषुवत रेखा पे इतना, है ना, तो इसी प्रकार से कोरियोलिसिस जो बल है जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये भूमध्य रेखा पे शून्य होता है, इक्वेटर या विषुवत रेखा कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, यहाँ पे शून्य होता है, जबकि ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। कोरियोलिसिस बल हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में कार्य करती है, क्योंकि पृथ्वी जो है आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने का काम करते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा बिहार के किस स्थान पे प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेला लगता है? हरिहर मेला कहाँ लगता है? देखिए आप सभी जानते हैं ये मेला कहाँ लगता है, लेकिन नाम नहीं जानते होंगे शायद। तो ये सोनपुर में लगता है। ये कार्तिक मास फिक्स है इसका, अक्टूबर नवंबर महीना में जो है, ठंडी का महीना रहता है हल्का, है ना, अभी लग रहे होंगे मेरे ख्याल में, है ना। तो ये जो है आपके सोनपुर में हरिहर मेला लगते हैं। यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, ध्यान रखेंगे। आगरा में लगने वाले इसी प्रकार के पशु मेला को बटेश्वर मेला कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है, एकदम दौड़ के आएगा भाई। इसके अलावा सोनपुर कहां पे है? तो बिहार में गंगा नदी के तट पे स्थित जो है शहर है। उस दिन मैंने बताया था कि बिहार में कुल कितने जिला गंगा नदी के तट पे, अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट जरूर करें। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी मेला कौन सी है? तो कुंभ मेला है, जो 4 जगहों पे लगती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के अंदर लगती है, नासिक के अंदर लगती है, ठीक है। इसके अलावा बिहार की प्रमुख त्योहार कौन सी भाई? छठ पर्व। छठ पर्व कितने दिनों तक? 4 दिनों तक चलती है। दीपावली के 6 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है, फिक्स रहती है ना, 5 दिन के बाद ही हो जाती है, नहाई खाई से पकड़ेंगे तो। बिहार में नव वर्ष को जुड़ शीतल कहा जाता है। बिहार की प्रमुख नृत्य में आएंगे तो झिझिया, सामा चकेवा, गोदना, मिथिला पेंटिंग, ये सब बिहार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। झिझिया जो है लेडीज के द्वारा की जाती है, सामा चकेवा भी लेडीज के द्वारा ही की जाती है, जिसमें आपके मिट्टी के, है ना, मूर्ति बनाए जाते हैं, और ये दीपावली के पहले से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा के दिन तक चलती है ये। इसके अलावा गोदना, गोदना जो है महिलाएं अपने हाथ पैर पे पेंटिंग कराती थी, जैसे आप ये टैटू करवाते हो ना, वैसे ही गोदना होता था। ये भी पेंटिंग का प्रकार है, समझ लीजिएगा गोदना, है ना। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग आप सभी देखे होंगे, जैसे बर्ली पेंटिंग, भित्तिया, आपका सोहराई खोबर पेंटिंग, उसी प्रकार से मिथिला पेंटिंग ये दीवार वगैरह पे की जाती है, काफी उच्च क्वालिटी की पेंटिंग होती है। इसके अलावा बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो ये वाली एरिया आपका बिहार कैसा है, लगभग ऐसा है ना। तो ये वाली जो भाग है यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, और ये वाली जो भाग है यहाँ पे कम बारिश होती है, और बीच में आपकी गंगा नदी जाती है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग।
ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका जो अगला प्रश्न है, वुड के डिस्पैच किस वर्ष लागू किए गए थे? 1854 में किए थे, डलहौजी के समय में। वुड के डिस्पैच का नामकरण सर चार्ल्स वुड के नाम पे किया गया है, जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है भाई। इसके अलावा इस वुड के डिस्पैच को क्या कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कल बताया था, पार्ट 3 को कहा जाता है, जिसमें हमारा मौलिक अधिकार वर्णित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब होती है? तो मैकेले की रपट मानी जाती है 1835 में। वुड के डिस्पैच के द्वारा 1857 में 3 जगह पे जो है आपका शैक्षणिक संस्थान का जो है स्थापना किया गया था, कोलकाता, बंबई और मद्रास। देखिए अंग्रेज के समय जो भी चीज होता था, मेजर चीज, ये 3 ही जगह पे हुआ करता था, कोलकाता, बंबई और मद्रास। ठीक है, तो ये बात जो है मोटे मोटे तौर पे कभी भटक जाइए तो याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। गांधी जी के जन्म। प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ किसके लिए काम करता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये बच्चे के लिए। 13 फरवरी को रेडियो दिवस और भारत में महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और इंडिया में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। तो उपभोक्ता वाला 15 मार्च वाला विश्व स्तर पे, 24 दिसंबर को राज्य स्तर मतलब इंडिया के स्तर पे। विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं और हिंदी दिवस के साथ साथ विश्व हास्य दिवस यानी ठहाका दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। और इस बार का जो हिंदी वाला सम्मेलन हुआ है ये फिजी में हुआ है, मैं इसको अलग से लाऊंगा, हिंदी का इतिहास बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे करंट सेक्शन से एक याद आ गया, बता दिया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है WHO को स्थापना की याद है, WHO होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मुख्यालय जेनेवा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक तो 8वां है। 2021 और 2022 में भारत का रैंक 10वां था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन वाला CCC वाला। इसके अलावा विश्व खुशहाली इंडेक्स में जो है आपका भारत का स्थान 126वां है ना। कई स्रोत 125वां भी लिखता है, तो 125वां और 126वां में दोनों में से कोई एक के ऑप्शन होगा। इसके अलावा विश्व भुखमरी इंडेक्स जो है ये 2023 में जो है 111वां रहा है भुखमरी वाले में, हंगर में। इसके अलावा माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन जो है ये आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। डेथ वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। काल गुरली ये आपके सोना के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में पर्वतों की श्रृंखला है। कद्रमुख बादाम पहाड़ी, सिंहभूम कद्रमुख कर्नाटक, बादाम पहाड़ी उड़ीसा और सिंहभूम झारखंड ये आपका जो है लोहा के लिए है इंडिया में। तांबा के लिए मलाजखंड मध्य प्रदेश, खेतरी राजस्थान तांबा के लिए है। यूरेनियम के लिए जादूगोरा झारखंड, कोयला के लिए झरिया झारखंड, अवरक के लिए कोडरमा झारखंड प्रचलित है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हो ना हो ये क्वेश्चन आए आपकी कि भारत किस लैंड का भाग है? बताइएगा, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना। इसके अलावा अष्टांग हृदयम ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट अलग है, बाणभट्ट अलग है। रंगानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये 3 अलग अलग किताब के नाम है, लेखक हर्षवर्धन स्वयं है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है, इसके अलावा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, बाबा रामदेव वाला। अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखें। इसरो ने अभी आपका जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है तो किस रॉकेट से गया है? तो देखिए PSLV GSLV बहुत हो गया, अब ये LVM Mach 4 से गया है, तो इस प्रकार से LVM-M4 लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगी। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में, चंद्रयान सेकेंड को 19 में और चंद्रयान थर्ड को 2023 में, तीनों को एक ही लॉन्चिंग पैड सतीश धवन जो है आपका वहां से अंतरिक्ष केंद्र यहीं से आपको जो है लॉन्च किया गया। इसके अलावा चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग जो अब हो गई तो भारत चौथा स्टेट बना अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद। ठीक है, और भारत पहला राज्य बना जो साउथ पोल पे लैंड किया जो है चंद्रयान 3 के रूप में, है ना। इसके अलावा किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक बताया दिया था नागभट्ट प्रथम। इब्न बतूता ने रेहला लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोरक्को से आकर लिखा था। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान भारत आए थे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ये जो हेनसांग है ये कांची की यात्रा किया था, यानी साउथ का यात्रा किया था। ये क्वेश्चन VVI करके रखेंगे क्योंकि जो आपका हर्षवर्धन है उनके काल में तो आप हेनसांग को याद कर लेते हो, लेकिन हेनसांग कांची भी भ्रमण किए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा
भारत के लिए किस वर्ष तक जो है कार्बन उत्सर्जन जो है शुद्ध शून्य करना यानी नेट जीरो करने की लक्ष्य करी गई है। तो 2070 तक जो है भारत कहते हैं कि हम जो है कार्बन उत्सर्जन में जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हर घर जल जो है 2024 तक पहुंचा दिया जाएगा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत, ऐसा जो है लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है इसको एक्सटेंड किया गया है 2024 तक। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग तथा गामा तरंग, है ना, कि इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? तो गामा तरंग की जो है इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा। जो भी आपके और भी दिए गए हैं रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, इनके दो इससे ज्यादा है आपका तरंग दैर्घ्य आपका किसका? रेडियो तरंग और अवरक्त तरंग का गामा किरणों के रिलेशन में। उपयुक्त लिखे तरंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है। इन तीनों में बात करें तो टीवी जो रिमोट होती है उस किस तरंग पे काम करता है? तो आप बताएंगे अवरक्त तरंग पे काम करते हैं। नाभिकों द्वारा आप उपयोग जो किया जाता है सोनार, इसमें कौन सी होती है भाई? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग पे काम करता है। ठीक है, सोनार जो है डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रडार दिशा वगैरह पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा ये सब कब निकलती है? जब रेडियो सक्रियता की घटना घटती है तो इसमें से निकलती है, जिसमें अल्फा पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं और बीटा पे निगेटिव चार्ज होती है। अगला है कि राज्य को राजधानी के साथ मैच करना है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा भैया, है ना। विश्व के प्रमुख देश और राजधानी है, देखिए अजरबैजान, ये बाकू है अजरबैजान और ये बाकू के साथ वेल मैच्ड है। कजाकिस्तान अस्ताना के साथ बढ़िया मैच है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। चारों मिला हुआ है, चारों की मुद्रा आपके नीचे लिखे हैं। अजरबैजान की मुद्रा मन्नत है, शाहरुख खान की बंगला नहीं मन्नत मुद्रा भी होती है। कजाकिस्तान की राजधानी टंगे है। जॉर्जिया की मुद्रा जो है आपकी माफ कीजिएगा मुद्रा है और जॉर्जिया की मुद्रा लारी है। जॉर्डन की मुद्रा दिनार है, जॉर्डनी दिनार। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जिनको पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ संबंधित सभी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप मैसेज में बीएसएससी लिखेंगे तो इस वाला, बाद बाकी जो भी पीडीएफ चल रहे हैं सभी के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।